नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात किस तरह तल्ख रुख इख्तियार कर गए हैं और इस सिलसिले में ज़िम्मेदार कौन है, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। यकीन मानिए कि जहाँ तक सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल है, इज़्ज़त नफ्स का सवाल है, किसी भी कौम की ये मीरास होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस सिलसिले में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गफलत का यानी मुज़ाहरा किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब जो ताज़ा खबर आई है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, अमेरिका से जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं हिंदुस्तानी, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि पिछले 11 माह के दौरान अगर हम हिंदुस्तानियों को अमेरिका से निकाले जाने और हिंदुस्तान वापस किए जाने का जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि तकरीबन 3155 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। और ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ बल्कि पार्लियामेंट में खुद मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह ने ये बात बताई है। वो एक तहरीरी सवाल का जवाब दे रहे थे। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में हिंदुस्तानियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। ख़ास तौर पर ये कहा गया है, ये बहाना बनाया गया है कि ये जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी तारकिन वतन गैर क़ानूनी तौर पर अमेरिका में मुक़ीम है। और आप ये भी देखेंगे कि ट्रंप ने जितने भी इक़दाम किए हैं अपने इक़्तिदार में आने के बाद, हिंदुस्तानियों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मिसाल के तौर पर H1B वीज़ा की जो फ़ीस उन्होंने बढ़ा दी है, तकरीबन $1 लाख उन्होंने की है। और उससे किसको नुकसान पहुंचा है? हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा है। और हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि कुछ घंटों पहले भी ट्रंप ने जो वर्क परमिट है उसकी में एक भी कटौती कर दी है, औकात में कटौती कर दी है। तो इससे भी हिंदुस्तानी वर्कर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आप अमेरिका की तरक्की की बात करते हैं तो एलोन मस्क जो ट्रंप के बहुत ही करीबी हलीफ रहे हैं और उन्होंने ट्रंप की बहुत तायद व हिमायत की थी, इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ट्रंप की कामयाबी में उनका अहम किरदार है। उन्होंने ख़ुद कहा है कि हिंदुस्तानियों ने अमेरिका की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो कहने की का मतलब यही है कि किस तरह ट्रंप उन लोगों को तंग कर रहे हैं जो अमेरिका की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ट्रंप को अंदाज़ा है हिंदुस्तानी की ज़हानत का और वो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने ख़ास तौर पर शोबे तिब में और शोबे साइंस और टेक्नोलॉजी में और ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में जो कारहाय नुमाएँ अंजाम दिए हैं, उससे उन्हें खौफ है कि कहीं अमेरिका पर हिंदुस्तानी निज़ाद बाशिंदों का गलबा ना हो जाए। तो बहरहाल इस तरह की जो वो हरकतें करते हैं, इस तरह के जो क़वानीन का मंजूर करवाते हैं, ख़ुद वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की जो तहत की अदालतें हैं, वो तमाम की तमाम ट्रंप के इस तरह के इक़दामात को उलट पलट करके रख रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारे मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट में जो तहरीरी जवाब दिया है उसके तहत आपको बता दूं कि 2023 में उन्होंने बताया कि 617 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। और अंदाज़ा कीजिए किस तरह जलील व ख़ार करके डिपोर्ट किया गया है। ख़ुद हमारे जो सिख भाई वहाँ पर हैं या सिख नौजवान अमेरिका में मुक़ीम थे, उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुक़ीम हैं और उनको इंतहाई जलील ख़ार करके हिंदुस्तान डिपोर्ट किया गया। उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, यहाँ तक आप देखेंगे कि उनकी पगड़ी भी उछाली गई। पगड़ी उछाल कर न सिर्फ पगड़ी उछाली गई बल्कि उसे कूड़ेदान की नज़र भी कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, अच्छे रुझानात नहीं है। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ज़िम्मेदार है, क्योंकि मोदी को ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी यानी कंज्यूमर मार्केट है और हिंदुस्तान की जो आबादी है उसमें 29% जवान आबादी है। और ये न सिर्फ अपने मुल्क की बल्कि दुनिया की तरक्की में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। क्या उसके बावजूद मोदी जी इन नुकात पर गौर किए बिना अमेरिका भी जाते हैं, लेकिन अमेरिकी सदर के सामने उनके का मुँह नहीं खुलता, यानी वो एहतजाज नहीं करते उसी तरह जिस तरह यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने किया था, कोलंबिया के सदर ने किया था और ट्रंप को खबरदार किया था। टिट फॉर टैट यानी ईंट का जवाब पत्थर से उन लोगों ने दिया था और हमारे वज़ीर-ए-आज़म बस पत्थर ही खाते रहे, यानी ईंट का जवाब ईंट खाते रहे, पत्थर खाते रहे। यानी आपको कहने का मतलब ये है कि वो ट्रंप के तंज़ व तानों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। जबकि वो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है, कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान बड़ी ताकत है और हिंदुस्तान ने दुनिया को तहज़ीब व तमद्दुन का तोहफ़ा भी दिया है, इल्म का तोहफ़ा भी दिया है। तो ऐसे में मोदी को यानी एक बहुत ही
احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے جتنے ہندوستانی کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، میں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ 2023 میں 617 ہندوستانیوں کو امریکہ سے ڈپورٹ کیا گیا، جبکہ 2024 میں 1368 یعنی 1368 کوئی معمولی بات نہیں ہے ہندوستانیوں کو امریکہ سے ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ اور 21 نومبر 2025 تک اگر آپ دیکھیں گے، انہیں وزیر موصوف نے 21 نومبر 2025 تک کی بات کی ہے اور بتایا ہے کہ 3155 ہندوستانیوں کو اس مدت تک امریکہ سے ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ ویسے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے ٹرمپ ہندوستانیوں کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ وزیراعظم نریندر مودی کو اپنا دوست کہتے ہیں۔ اور آپ حیرت کی بات یہ ہے، دلچسپی کی بات یہ ہے، اب تو ہنسنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم نریندر مودی امریکہ جاتے ہیں، امریکہ جا کر جو صدارتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں ہوڈی موڈی کا ایک زبردست اجلاس منعقد کیا جاتا ہے، جس میں آپ اندازہ کیجئے کہ ٹرمپ کی تائید و حمایت میں ہندوستانیوں کو بلایا جاتا ہے۔ مختلف جو آرگنائزیشن ہے، بی جے پی، RSS کو کی حامی آرگنائزیشن، وہ ہندوستانیوں کو یعنی اپنی سوچ و فکر رکھنے والے ہندوستانیوں کو مدعو کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک نعرہ لگاتے ہیں مودی کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو مودی ہے بی جے پی کے ہے، کہ ٹرمپ کی پارٹی کے نہیں ہے، لیکن وہ امریکہ جا کر اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور جو دنیا کی دو بڑی جمہوریتیں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خود ساختہ باتیں ہیں اور نام نہاد جمہوریتیں بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آج ہندوستان کی حالت دیکھیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جمہوریت کیا کہ اس میں کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اب اپوزیشن قائدین بار بار یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ساتھ ساز باز کے ذریعے بی جے پی کامیابی حاصل کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن بی جے پی کو اقتدار پر برقرار رکھے ہوئے ہے اور ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس قدر انتخابی دھاندلیاں ہو رہی ہیں کہ اتر پردیش، اگر بہار میں انتخابات ہوتے ہیں تو اتر پردیش سے ووٹرز کو لایا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں جب رائے دہی ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر مہاراشٹر کی اگر بات کریں، مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کی بات کریں، تو یہ کہا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں بیرونی ریاست کے ووٹرز کو لایا گیا، پھر ووٹ ڈلوائے گئے اور پھر انہیں واپس کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے ثبوت و شواہد کے ساتھ راہل گاندھی نے بات بھی کی، اور گیانیش ورما جو چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ تو کسی راہل گاندھی کے کسی الزام کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ خود شرد پوار نے، جو NCP کے سربراہ ہے، انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان میں جو کم از کم ایسی 10 یا 12 مرکزی ایجنسیاں ہیں جس کو جو مرکزی حکومت کے اشاروں پر ناچ رہی ہے، اب تو عدالتوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں کس طرح اپنے انصاف کے ذریعے، غیر جانبداری کے ذریعے، تعصب کے بنا فیصلے صادر کرتی ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ کیونکہ جب انگلیاں اٹھائی جاتی تو یوں ہی نہیں اٹھائی جاتی، بلکہ ثبوت و شواہد کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو ہم جیسا کہ بتا رہے تھے کہ امریکہ سے ڈپورٹ جو کیے گئے ہیں ان کی تعداد 21 نومبر 2025 تک 3155 ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک امریکہ میں ہندوستانیوں کا سوال ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ شعبے طب میں اگر آپ غور کریں گے تو وہاں ہندوستانی نظر آئیں گے، اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ہندوستانیوں کی موجودگی، ہندوستانی اپنی موجودگی کا یعنی وہ احساس دلا رہے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے فارماسیوٹیکلز کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ہندوستانی نظر آئیں گے، یعنی ہر شعبے میں ہندوستانی چھائے ہوئے ہیں۔ اور ایک طرح سے امریکہ کی تعمیر میں ہندوستانی جو نژاد باشندے ہیں وہ غیر معمولی کردار ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پالیٹکس میں بھی وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، یہ جو چیزیں ہیں ٹرمپ کی نظر میں کھٹک رہی ہیں۔ میرا نائر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ فلم ساز ہے اور فلمیں بناتی ہے، ان کے شوہر ہے محمود ممدانی، اس شوہر کا تعلق ان کے جو ہے وہ گجرات سے ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس جوڑے کا ایک بیٹا ہے زہران ممدانی۔ آج کل زہران ممدانی کے بہت زیادہ چرچے ہیں، اور چرچے کیوں ہیں آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ نیو یارک سٹی کا وہ میئر منتخب ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں۔ امریکہ میں کمیونسٹوں کے تعلق سے بہت خطرناک رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ماندانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ نے بار بار یہ کہا زہران ممدانی کے بارے میں، یہ سوشلسٹ کمیونسٹ ہے، اور
ये यानी न्यूयॉर्क को ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इस तरह के लोगों को किसी अहम ओहदों पर फायर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़ोहरान ममदानी किस तरह, और दूसरी बात ट्रंप ने ये भी कही थी कि ज़ोहरान ममदानी इसराइल के मुखालिफ हैं, इसराइल के दुश्मन हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि नेतन्याहू अगर वो मुय्यर मुंतखब होते हैं और नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा करते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार करवा लेंगे। तब ट्रंप परेशान हो गए अपने दोस्त की सिक्योरिटी को लेकर, अपने दोस्त के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर, और उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो एंटी इसराइल है, इसराइलियों के ख़िलाफ़ है, यहूदियों के ख़िलाफ़ है। इस तरह की बातें उन्होंने की है। और बाज़ हमारे जो संघ परिवार के लोग हैं हिंदुस्तान में या फिर अमेरिका में, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ज़ोहरान ममदानी हिंदुओं के ख़िलाफ़ हैं। इस तरह की अजीब व गरीब बातें की, इल्ज़ामात आयद किए, और संघ के जो लोग थे वो भी वहाँ पर सरगर्म हो गए। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़ोहरान ममदानी ने मोहब्बत से, मुरव्वत से, हमदर्दी से और बेलौस खिदमत के ज़रिए और अपने जो मंसूबे हैं न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए, उनके ज़रिए गैर मामूली कामयाबी हासिल की और तमाम लोगों के दिल जीत लिए। मुसलमानों ने भी उन्हें वोट दिए, हिंदुओं ने वोट दिए, यहूदियों ने भी उन्हें वोट दिए। और ज़ोहरान ममदानी ने यह बताया कि तासुब व जानिबदारी अगर तुम अपनाओगे तो तरक्की के अमल में रुकावट पैदा होगी। और उन्होंने, आपको बता दूं कि ज़ोहरान ममदानी ने सिर्फ अपने मुकाबिल उम्मीदवारों को ही नहीं हराया बल्कि ट्रंप को शिकस्त दी, ट्रंप के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला दिया और अपने पाँव तले कुचल कर रख दिया। और सिर्फ ट्रंप को ही नहीं बल्कि एलन मस्क जो है वो भी ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़ थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज अरब पतियों की अगर फहरिस्त देखेंगे दुनिया की आलमी सतह पर, तो एलन मस्क जो है वो सबसे ऊपर नज़र आएंगे, सर फहरिस्त नज़र आएंगे, नंबर 1 पोजीशन पर नज़र आएंगे। लेकिन उनकी दौलत, उनकी हिकमत, उनकी ताकत कोई काम नहीं कर सकी। और आवाम ने ज़ोहरान ममदानी को उनके मुस्तक़बिल के मंसूबों को देखते हुए, उनके बुलंद हौसलों को देखते हुए और जज्बे खिदमत को देखते हुए कामयाबी से हमकिनार कर दिया। पहले तो ट्रंप ने कहा कि हम ज़ोहरान ममदानी का साथ नहीं देंगे, ज़ोहरान ममदानी तरक्की की करवाने के लायक नहीं है और किसी भी तरह की हम उनकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब अवामी फैसला आता है तो अच्छे अच्छों का यानी झुकना पड़ता है, अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। ट्रंप ने भी अपना यू टर्न लिया और कहा कि हम ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क की तरक्की में ज़रूर मदद करेंगे। तो बहरहाल ये इस तरह की बातें हैं। और याद रखिए, ट्रंप को शिकस्त देना, ट्रंप को झुकाना ये बहुत बड़ा काम था। लेकिन एक 34 साल नौजवान, ज़ोहरान ममदानी की जो उम्र है वो सिर्फ 34 साल है, और आपने देखा कि किस तरह 34 साल की उम्र में उन्होंने आवाम के दिल जीत लिए। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ बताई है, 3155 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। तो ये जो डिपोर्ट करने की बात है, आजकल हमारे जो बच्चे हैं हर कोई अमेरिका जाने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन अब फिल वक्त ये बच्चों में शौक़ कम हो गया है। ये भी कहा गया है कि कम से कम 85% कमी आई है अमेरिका जाने वाले तलबा की तादाद में फिल वक्त। और ख़ास तौर पर हम हैदराबाद की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, और तेलुगु रियासत एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो IT एक्सपर्ट हैं उनकी कसीर तादाद अमेरिका में आबाद है। लेकिन अब लोग साउथ कोरिया जा रहे हैं, ज़्यादातर उनकी चर्चियात में साउथ कोरिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और कनाडा के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि कनाडा में भी जो रोज़गार के मौके हैं बहुत कम हो गए हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, और दूसरे जो यूरोपीय यूनियन कंट्री से इवन जर्मनी भी लोग जा रहे हैं। लेकिन जर्मनी जाने के लिए आपको जर्मन ज़बान पर अबूर हासिल करना पड़ता है, और वहाँ पर अगर कोई जर्मन ज़बान सीख लेता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके हैं, स्कॉलरशिप्स के मौके हैं। और हमारे नौजवान जो बैरून ममालिक ख़ासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं वो जर्मन ज़बान सीख सकते हैं, और सीख कर उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अगर वो जर्मन जाते हैं। और ख़र्च भी बहुत ज़्यादा कम है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बनिस्बत चंद लाखों में आपका काम हो सकता है। लेकिन आपको जर्मन लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है, सिमट कर हो गई है। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया एक चीप में तब्दील हो गई है। एक चीप ऐसा चीप हो
جو مواقع کے دروازے کھولتا ہے. تو بہرحال جرمنی میں کی جو زبان جرمن لینگویج ہے آپ حیدرآباد میں بھی سیکھتے ہیں, تلنگانہ کے مختلف مقامات پر بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, یہ جو بات رہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیپورٹیشن کا یعنی ڈیپورٹ جس انداز میں ہندوستانیوں کو کیا گیا وہ بہت ہی خطرناک ہے. نہ صرف ہندوستانیوں کو کیا گیا بلکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن ہندوستانی کے لیے امریکہ میں بہت زیادہ نازک ہو سکتے ہیں. مزید ایسے قوانین ٹرمپ لا سکتے ہیں کیونکہ ٹرمپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس انداز میں دفاعی لحاظ سے یا پھر تجارتی لحاظ سے یا پھر آپ دیکھیں گے کہ تیل کے معاملے میں, انرجی کے معاملے میں روس اور ہندوستان ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں, اس سے ٹرمپ تلملا گئے ہیں. اور ٹرمپ آنے والے دنوں میں ایسے قوانین بنا سکتے ہیں جس سے ہندوستانیوں کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. حالانکہ ٹرمپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستانی کس طرح یہاں پر امریکہ کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب سے ہے, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. دنیا کے کونے کونے سے مسلمان وہاں پر پہنچتے ہیں اور یعنی عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ جس محبت سے آتے ہیں اپنے رب کے حضور وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. حالیہ عرصے کے دوران صرف آپ کو بتا دوں کہ 48 گھنٹوں قبل خبر منظر عام پر آئی تھی. ناسا کے ایک جو ایسٹروناٹ ہیں انہوں نے خلا سے تصویر لی تھی, ISS انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے انہوں نے تصویر لی تھی اور وہ اس قدر متاثر ہوئے, انہوں نے وہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کی اور کہا کہ میں نے مکے کی تصویر لی ہے اور مکے کے درمیان میں ایک ہیرے جیسا چمکنے والی جو شے ہے وہ کوئی اور نہیں کچھ اور نہیں بلکہ کعبۃ اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اسلام کی حقانیت ہے. ویسے بھی اسلام کی حقانیت ان تصاویر سے نہیں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی حقانیت اس کے جو قوانین ہیں اور اس کی جو شریعت ہے اس سے واضح ہو جاتے ہیں. اسلام میں واضح طور پر سب کے ساتھ انصاف کی بات کی گئی ہے, نہ گورے کو کالے پر ترجیح دی گئی, نہ کالے کو گورے پر ترجیح دی گئی ہے, اور نہ ہی دولت مند کو غریب پر, نہ غریب کو دولت مند پر, بلکہ اسلام میں جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ کے جو قربت اختیار کرتا ہے انسان وہ ہوتا ہے اس کا تقوی, اس کے گڈ ڈیڈز, اس کے اچھے معاملات ہوتے ہیں اور یہی تقوی اسے خود اللہ کے قریب کرتا ہے. تو بہرحال حرمین شریفین کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حرمین شریفین کی اسے زیارت نصیب ہو جائے, روزے یعنی کعبۃ اللہ ہو جائے, وہاں پر وہ عمرہ کرے, طواف کرے اور اللہ کے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو بہت ہی پیار سے, بہت ہی شوق سے دیکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے درجات بلند کروائے. ویسے رب العالمین ہیں صلی اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ 70 سے زیادہ کتنا یعنی عدد نہیں بتایا گیا. تو آپ اندازہ کہ اس کی جو محبت ہے اپنے بندوں سے وہ لامحدود ہے. وہ رحیم و کریم ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ تواب الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور یقین مانیے کہ آپ جب حرم شریف جائیں گے, کعبۃ اللہ جائیں گے تو بس آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے. اپنے رب کے دربار کو دیکھ کر, اللہ کے گھر کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے اور پھر لب اور اپنی زبان سے آپ یہی کہیں گے یا اللہ تو رحیم ہے, یا اللہ تو کریم ہے, تو عظیم ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کے لبوں سے, آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلیں گے سبحان اللہ, اور آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا شروع کر دیں گے. تو بہرحال جو خبر یہاں یہ ہے آپ دیکھیے کہ ایک اتھارٹی ہے, جنرل اتھارٹی, جو حرمین شریفین کے نگرانی کرتی ہے, جو انتظامات کرتی ہے اور انتظامات کی جو مینجمنٹ ہوتا ہے اس کو سنبھالتی ہے. تو اب وہاں پر ریاض الجنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو لگ کر جو حصہ ہوتا ہے وہ ریاض الجنہ ہے. اور ریاض الجنہ کے لیے باضابطہ ایک ایپ آپ کو دیا جاتا ہے وقت لینے کے لیے. لیکن اب جنرل جو مینجمنٹ اتھارٹی ہے یا جنرل اتھارٹی ہے اس نے جو امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کی قیادت میں کام کرتی ہے, تو بہرحال اس نے روز ریاض الجنہ کے جو اوقات تھے, ٹائم مینجمنٹ تھا, اس میں کچھ تبدیلی کی ہے, پرمنٹ میں بھی تبدیلی کی ہے. تو بہرحال جنرل اتھارٹی نے یہ اوقات خواتین
کہ خاص طور پر خواتین کی سہولت کو دیکھتے ہوئے کیے ہیں۔ تو اب خواتین کیا کہ ریاض الجنہ میں جب جائیں گی زیارت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری کے لیے، تو فجر سے صبح 11 بجے تک خواتین جا سکتی ہیں، یعنی نماز فجر کے بعد سے لے کر صبح 11 بجے تک۔ پھر مردوں کے لیے رات 2 بجے سے فجر تک ریاض الجنہ میں حاضری کا موقع فراہم کیا گیا ہے، یعنی اوقات دیے گئے ہیں، اور صبح 11:20 سے لے کر نماز عشاء تک مرد حضرات ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں جانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ویسے ہی صرف مدینے کے گلیوں میں اتر جائیں آپ تو وہی تو آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب مدینے میں جائیں گے آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف آپ روانہ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ گنبد خضرا آپ کو نظر آئے گی، اس کے ساتھ ہی لوگ رونے لگتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کو دیکھ کر۔ تو آپ اندازہ دیکھیے کہ گنبد خضرا کا یہ حال ہے کہ لوگ دیکھ کر اسے رونے لگتے ہیں۔ تو جب وہ مسجد نبوی جاتے ہیں، اندر عبادات کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، تو ان کے دلوں کا کیا حال ہوگا، ان کے اذہان و قلوب کا کیا حال ہوگا، یہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک احساس ہوتا ہے جو انسان محسوس کر سکتا ہے، وہ جو روحانی تازگی محسوس ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جس طرح روز ریاض الجنہ کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ویسے بھی جو جنت البقیع ہے، جو ہندوستان جو ملک دنیا کا سب سے یعنی عظیم قبرستان تو نہیں کہیں گے ہم، میں تو نہیں کہوں گا، یعنی اہل بقیع جو ہوتے ہیں اس میں وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 70 یعنی 10,000 سے زائد صحابہ آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر اہل بیت اطہار بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ کے روز مبارک اہل بیت اطہار کے حضرت بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روز مبارک وہاں پر یعنی آرام فرما رہی ہیں آپ۔ حضرت وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت امام حسن علیہ السلام بھی آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے جنت البقیع میں تو حضرت آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام زین العابدین بھی وہاں پر ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام، اس سے پہلے آپ کو بتا دیں امام محمد باقر علیہ السلام بھی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، یعنی اہل بیت امہات المومنین بھی وہاں پر آرام فرما رہی ہیں۔ تو یہ بقیع کا معاملہ ہے۔ بقیع میں آپ کو فجر اور عصر کے بعد جانے کی اجازت ہوتی ہے، خواتین کو کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہوتی۔ ویسے اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر قبرستان میں خواتین نہیں جاتی اور نہ ہی انہیں اجازت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو اوقات ریاض الجنہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں جنرل اتھارٹی کی جانب سے، اس کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اس قدر وہاں پر ہجوم ہوتا ہے، اس قدر لوگ زیادہ آتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہر کسی کو زیارت نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو خبر رہی ہے سعودی عرب سے، لیکن امید پورٹل کی بات کرتے ہیں۔ امید پورٹل حکومت نے، اب آپ اندازہ کیجئے کہ مودی حکومت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، مودی حکومت کے عزائم کیا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاص طور پر اقلیتوں کے تئیں اس کی جو یعنی تعصب ہے، اس کا جو جانبداری ہے، سب پر آیا ہے، اس میں کوئی چھپانے یا یعنی ہائڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ امید پورٹل کے لیے جس انداز میں یعنی وقف جائیدادوں کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہوئے جو کوشش کی گئی ہے، یعنی موقف وقف قانون لایا گیا ہے، تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ مرکزی مملکت وزیر اقلیتی بہبود کرن رجیجو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ مختار عباس نقوی ہو یا پھر دوسرے جو لیڈرز ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کچھ بھی کہتے ہیں تو انہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لیکن کرن رجیجو نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں تو گائے کا گوشت کھاتا ہوں، تو اب اندازہ کیجئے بیف کھاتا ہوں، انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن آج تک جو بیف کے نام پر لوگوں کو لڑانے کٹانے والے ہیں، انہوں نے اپنے کرن رجیجو جی کو معطل بھی نہیں کیا، نہ برطرف کیا ہے۔ تو بہرحال اب خبر یہ آئی ہے کرن رجیجو کے حوالے سے پارلیمنٹ میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امید پورٹل کی جو رجسٹریشن کروانی تھی، امید پورٹل کے تحت اوقافی جائیدادوں کا رجسٹریشن کروانا تھا، اوقافی اداروں کا رجسٹریشن کروانا تھا، اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، اس میں کسی قسم کی توسیع نہیں کی گئی ہے، ایکسٹینشن نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں،
वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होने की गुंजाइश फराहम की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वक्फ जायदादों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जो क़तई मोहलत है उसमें कोई तोसी नहीं की गई है। हाँ, एक बात उन्होंने कही है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की है और वो रजिस्टर नहीं करवा सकते तो फिर 3 माह के लिए जुर्मानों से इस्तेस्ना उन्हें हासिल रहेगा, यानी जो जुर्माने आयद किए जाएंगे उन्हें उन जुर्मानों से इस्तेस्ना हासिल रहेगा। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक औक़ाफ़ी जायदादों का सवाल है, अगर आप औक़ाफ़ी जायदादों की बात करते हैं तो सारी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज़्यादा औक़ाफ़ी जायदादें हैं तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा औक़ाफ़ी जायदादें हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए, औक़ाफ़ी जायदादों के मामले में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, और आप ये बात करते हैं तो हरियाणा है, पंजाब है, बहुत ज़्यादा औक़ाफ़ी जायदाद, दिल्ली है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा औक़ाफ़ी जायदादें हैं। लेकिन अंदाज़ा कीजिए कि आज आप अगर अंबानी के घर की बात करते हैं, अब जो 27 मंजिला घर बताया गया है, खाली जो पार्किंग वगैरह जो है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि करोड़ों रुपये, 1500 करोड़ के बारे में कहा जाता है कि 15,000 करोड़ इसकी यानी इसकी वैल्यू है उस घर की, तो वो भी ये औक़ाफ़ी जायदादों को हथियाते हुए तामीर किया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितनी कीमती जायदादें हैं जो ये जो दरिंदे हैं, ये जो भेड़िए हैं, पॉलिटिकल भेड़िए हैं, सियासी भेड़िए हैं, तो वो औक़ाफ़ी जायदादों को हज़म करते जा रहे हैं। याद रखिए, ये औक़ाफ़ी जायदादें जो होती हैं वो अल्लाह की जायदाद होती हैं, अल्लाह उसका मालिक होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि औक़ाफ़ी जायदादों पर भी बहुत बुरी नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा आपको ये बताना ज़रूरी है कि जिस अंदाज़ में औक़ाफ़ी जायदादों को लूटा गया, उसमें गैरों से ज़्यादा जो नाम के जो मुसलमान हैं, इत्तेफाक से जो मुसलमानों के घरों में पैदाइश हो गई है जिनकी, और नाम तो उनके मुसलमान हैं, लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो ये औक़ाफ़ी जायदादों के दुश्मन हैं, औक़ाफ़ी जायदादों को हथियाते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़ुद हैदराबाद में हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जो कीमती औक़ाफ़ी जायदाद थी, पिछली हुकूमत ने वादा किया था कि हम इसे मुसलमानों को दिलाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मामले में, औक़ाफ़ी जायदादों के मामले में मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं है, ना ही औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से कोई हमदर्दाना रवैया रखता है। आप देखेंगे कि करोड़ों, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ रुपए की इन जायदादों को सरकारी ज़मीन करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आया है और काफ़ी अरसा भी हुआ है। और हद तो ये है कि किस तरह ये हरकतें की गई है, इस तरह की मानदाना कार्रवाइयाँ की गई है। औक़ाफ़ी जो रिकॉर्ड था उससे पैसे पहले हासिल कर लिया गया, फिर उसके बाद औक़ाफ़ी अराज़ियात को यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बता दी गई, सरकारी बता दी गई, हुकूमत की बता दी गई, और फिर मुसलमानों से कीमती औक़ाफ़ी जायदाद छीन ली गई। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो तकरीबन 1100 एकड़, 1100 एकड़ मौक़ूफ़ा कीमती औक़ाफ़ी अराज़ी उसमें शामिल की गई। लेकिन उसमें वक्फ जो बोर्ड है उसको पार्टनर बनाया जाना चाहिए था, उसे पार्टनर नहीं बनाया गया, या फिर वक्फ बोर्ड को उसकी किराए दिए जाने चाहिए थे माहाना की बुनियाद पर या फिर सालाना की बुनियाद पर, वो भी नहीं दी गई, या फिर वक्फ बोर्ड से वो अराज़ी लीज़ पर ली जानी चाहिए थी, वो भी नहीं ली गई। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये जो भेड़िए है औक़ाफ़ी जायदादों को लूटने वाले, वो किस तरह औक़ाफ़ी जायदादों को लूट रहे हैं। बाद ऐसे दलाल भी हैं जिनके नाम भी मुस्लिम होते हैं, लेकिन वो औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से आप देखेंगे कि दलाली करते हैं, मुकदमात दर्ज करते हैं, और फिर जो पार्टी होती है, गैर मुस्लिम पार्टी होती है, उसके साथ मामलात कर लेते हैं और अपने बैंक अकाउंट में इजाफ़ा कर लेते हैं। इन दलालों को पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह अपने पेट में आग भर रहे हैं, और मिल्लत की जो कीमती औक़ाफ़ी जायदादें हैं उसके तबाही बर्बादी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वो मंजर आम पर आते तो ऐसे आते हैं जैसे वो औक़ाफ़ी जायदादों का प्रोटेक्शन कर रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो ख़बर आ रही है, उम्मीद पोर्टल अभी भी आपको बता दें कि वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकते हैं अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और वैसे भी हुकूमत हमारी जो काम करती है बहुत ही जल्दबाजी में काम करती है, हैदराबादी लहजे में उसे या मुहावरे में हड़ा-होड़ी में काम करती है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ख़ास तौर पर काफ़ी बेचैन तबीयत के मालिक हैं। आपने देखा कि लॉकडाउन, कोरोना के वक्त जो लॉकडाउन नाफिज़ किया गया, अचानक वज़ीर-ए-आज़म रात में आते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए, जब भी वज़ीर-ए-आज़म रात के औक़ात में टीवी पर हाज़िर होते हैं और
नमूदार होते हैं तो लोग डर जाते हैं कि भाई अब की बार ये बेचारा क्या कहने वाला है। तो बहरहाल आप देखिए कि रात में आते हैं, अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं। लॉकडाउन के बाद आपने देखा कि किस तरह यानी ख़वातीन से लेके बच्चे, मज़दूर, वर्कर, गरीब सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और लोग पैदल चलते चलते हुए अपने गांव के करीब पहुंचे, लेकिन अपने घर नहीं पहुंच पाए और वहीं पर दम तोड़ गए। कोई रास्ते में दम तोड़ गया, कोई अपने गांव के करीब दम तोड़ गया, कोई अपने घरों के दहलीज पर दम तोड़ गया, कोई ट्रेनों में, कोई बसों में दम तोड़ गया। तो हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो अचानक काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप नोटबंदी की बात करते हैं तो नोटबंदी का भी यही हाल हुआ था। वो अचानक रात में नमूदार हुए बहुत ही ख़तरनाक अंदाज में, और जैसे ही वो नमूदार हुए और उन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया। अरे भाई, कोई हिकमत अमली होती है, कोई मनसूबाबंदी होती है। और आपने देखा कि एटीएम के जो ब्लॉक्स थे नोट्स के, जो छोटे हुआ करते थे, अब ये बेचारे जब नए नोट लाने की बात करते हैं तो लोगों को कतारों में ठहरना पड़ा। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की माँ भी इस कतार में ठहर कर उन्होंने पैसे हासिल किए। तो एक बेटे के लिए कम से कम अपनी माँ के सहूलत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे उन्होंने हिंदुस्तानियों की माँ की यानी सेहत का और उनका ख्याल नहीं रखा, तो फिर अपनी माँ की किस तरह ख्याल रखते। वरना लोग कहते कि आप अपनी माँ को के साथ अलग सलूक कर रहे हैं और दूसरों के साथ अलग। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी कर ले, वो इंसाफ़ जहांगीरी नहीं कर सकते या फिर मुग़ल बादशाहों की तरह इंसाफ नहीं कर सकते। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म का सवाल है तो मैंने आपको बताया कि नोटबंदी भी इसी तरह नाफिज की गई और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया कि अगर 50 दिनों के अंदर इसके मुस्बत नताइज बरामद ना हुए तो फिर मुझे एक सड़क पर चौराहे पर ठहरा कर फांसी दे दी जाए। अब वज़ीर-ए-आज़म को कौन फांसी देगा? हर कोई जानते हैं, खुद वज़ीर-ए-आज़म भी जानते हैं कि नोटबंदी नाकाम रही है। नोटबंदी जिस बुनियाद पर की गई वो ये बहाना तराशा गया कि दहशत गर्द तंजीमें हैं उनको की फंडिंग की जा रही है, ब्लैक मनी भी इसकी एक वजह है और जो जाली करेंसी है वो भी इसकी एक वजह है। लेकिन जब आप बैंकों को पैसे वापस आए तो आपको बता दूं कि 99.9% रकम वापस आ गई। अगर इस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके जो मुशीरान थे, उनके जो अंदाजे थे, उनके जो दावे थे, उनके जो वादे थे, सब के सब झूठे साबित हुए। उसी तरह वो झूठे साबित हुए जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के दौरान वाज़े तौर पर कहा था कि अगर हम यानी बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो हम बैरून ममालिक से जो सियाह धन है, ब्लैक मनी है, वो वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में जो है 15 लाख रुपए जमा करवाएंगे। लेकिन आप देखेंगे अफसोस की बात यह है कि 11 बरस होने को आ रहे हैं लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसी के बैंक अकाउंट में 15 रुपये भी नहीं डाले। हद तो यह है कि अब बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, उल्टे लूटे जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। कितनी मजबूर है, कितनी बेबस है, ये आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं। तो वह हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अचानक फ़ैसलों की। तो ये फ़ैसले करते हैं बहुत ही भयानक होते हैं और उसके जो मनफी असरात मुरतब होते हैं आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कोरोना के वक्त अगर बर वक्त फ़ैसले किए जाते तो जो हलाकतें हुई है वह हलाकतें नहीं होती। हिंदुस्तान भर में 5,75,000 ज़िंदगियों का खात्मा हुआ। ये सरकारी आदाद शुमार है जो इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया काम करता है, आलमी ज़राए अबलाग है। उसने वाज़े तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान में 5,75,000 नहीं बल्कि 75 लाख से ज़ायद ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई हैं। और आप खुद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह मिसमैनेजमेंट हुआ था और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि गंगा में जो लाशें बहा दी गई थी वो ऊपर आ गई, रेत पे जो लाशें दबा दी गई थी वो ऊपर आ गई। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इंसानियत से खिलवाड़ किया गया। बीजेपी के कई कायदीन भी मौत का शिकार हो गए और हद तो ये है कि जो खुद साख्ता और नाम नहाद बाबा हुआ करते थे, कोई थूक चटा रहा था और कोई अजीब गरीब बातें कर रहा था, कोई गाय का पेशाब पिलाने की बात कर रहा था। और ख़ुद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो खुद साख्ता बाबाएँ थे वो किस कदर कह रहे थे कि हम गाय के पेशाब से यानी यूरिन से, काऊ यूरिन से इलाज करवाएंगे। पंच जो तंत्र वो होते हैं, चीज़ें होते हैं, 5 चीज़ें गाय की, उससे हम इसका इलाज कर सकते हैं। सब बकवास था और देखे कि कई लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। तो हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो बहुत ही बेचैनी से और बहुत ही जल्दबाजी में फ़ैसले कर देते हैं। इस तरह के फ़ैसले नहीं किए जाने चाहिए। तो इस तरह की जो ख़बरें हैं आप अंदाज़ा कीजिए कि आपके सामने हमने पेश की है और उम्मीद है कि
آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے، اور پھر ہمارا جو نیکسٹ بلیٹن ہوگا اسپیشل خبروں کا، خاص خبروں کا، اس میں ہم خاص خبریں لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔